अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। जनाब, कमेंट सेक्शन में मेरे अपने क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा मसले थे हेयर फॉल के बारे में। जहाँ तक मैं गाइड कर सकती होती थी मैं गाइड करती होती थी, और यूजली मेरे पास जवाब होता था अनियन ऑयल लगाएं, चिल्तन का अनियन ऑयल लगा लें, वैसे अनियन ऑयल लगा लें, प्याज का पानी लगा लें, या जो अपना आयरन लेवल है वो टेस्ट कराएं वगैरह वगैरह। लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि असल ये फील्ड आती ही उसमें है, डर्माटोलॉजिस्ट की उसमें डोमेन में आती है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा सलीम, FCPS डर्माटोलॉजिस्ट हैं, हॉलिस्टिक केयर में प्रैक्टिस करती हैं। सबसे पहले इनसे पूछ लेते हैं कि हेयर फॉल होता क्यों है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आयशा, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक रेस किया है। आज बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं इसकी वजह से। हेयर फॉल की बहुत सारी कॉजेज़ हैं जो हम कॉमनली इनकाउंटर करते हैं आजकल। वो ये कि हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं हेयर केयर के साथ, लाइक ब्लो ड्राइज और ये हेयर कलर, हेयर डाइज, और वैसे भी हेयर स्टाइलिंग के अंदर एक्सेसिव सन एक्सपोजर, प्रॉपर हेयर हाइजीन नहीं मेंटेन होती, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर हाइजीन क्या, क्योंकि मैं खुद भी रिलेट करती हूँ ना, जब मैं पूछती होती हूँ मैं खुद रिलेट कर रही होती हूँ। ब्लो ड्राई रोज़ करती हूँ, केराटॉक्स कराया हुआ है तो बालों को तो मैं गीला छोड़ ही नहीं सकती, और सन एक्सपोजर भी होता ही होता है, कहीं ना कहीं होता ही होता है, इतना ज़्यादा नहीं है मगर होता है। अब ये हाइजीन क्या है? हेयर हाइजीन में ये आता है कि अगर आपका वर्क प्लेस ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर है, या आपका बहुत ज़्यादा डस्ट एक्सपोजर से रहता है वास्ता, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हेयर वॉश करें रेगुलरली, कि आप ये जो है डस्ट का एक्सपोजर ना हो, या ये कि इन्फेक्शन से प्रोन ना हो आप बहुत ज़्यादा, या जिन लोगों की स्कैल्प बहुत ग्रीसी होती है उनको भी रेगुलरली ज़रूरत है प्रॉपर हेयर वॉश यूज़ करने की, कि वो केमिकल फ्री हो और ये कि सल्फेट फ्री हो और अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो। आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बल्कि मैसेज देना चाहूँगी कि थोड़ा सा हमें इसके लिए भी नोहा होना ज़रूरी है कि हमारे शैम्पू में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। बहुत अच्छा होता है कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें और जिसके अंदर बिल्कुल जो हेयर फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स हैं वो मौजूद हों। तो उसके लिए आप किसी भी अपने कंसल्टेंट से कंसल्टेशन लेके आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन कॉजेज़ आ रही हैं हेयर फॉल में या हेयर प्रॉब्लम्स जो बढ़ रहे हैं, इन्फेक्शंस, जैसे उसके अंदर फंगल इन्फेक्शंस और डैंड्रफ का इशू है जैसे, वो बहुत ज़्यादा रीज़न है। फिर आ जाती हैं हार्मोनल कॉजेज़, जिसके अंदर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आता है, फीमेल पैटर्न और मेल पैटर्न बॉलनेस जो फैमिलीज़ में रन करती है। इसके अलावा कुछ गंजा एग्जैक्टली जो अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो वो इन द लॉन्ग रन इट लीड्स टू टोटल बाल्डनेस। प्रॉपर टाइम क्या है? प्रॉपर टाइम जब आपको लग रहा है व्हेन यू आर हैविंग दो साइंस कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है। सबसे पहले जैसे मेल्स में टेम्परल साइड से स्टार्ट होता है, आपको लग रहा है यहाँ से आपकी हेयर लाइन रिसीड कर रही है, पीछे जा रही है। फीमेल्स के अंदर आपकी जो ये पार्टिंग है ये वाइड होना शुरू हो जाती है। तो हम आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी स्केलिंग, आपकी ग्रेडिंग करेंगे कि आप किस ग्रेड पे फॉल करें, उसके हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे कि अभी आपका किस इंटेंसिटी से हेयर फॉल हो रहा है और आपको इस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ और कॉजेज़ होती हैं जिसको हम ऑटो इम्यून कॉजेज़ कहते हैं। उसके अंदर आपके चेहरे, आपके सर से ठप्पों की सूरत में ऐसे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं जिसके अंदर पैचेस बन जाते हैं गंज के। तो उसके लिए भी हमें पेशेंट्स को एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट पैकेज देना पड़ता है। वो भी रिवर्सिबल है, लेकिन अगर वो चलता रहे ज़्यादा लंबा तो उसमें भी पूरी बॉडी के हेयर आप यू कैन लूज ऑल द हेयर ऑफ योर बॉडी। इसके अलावा कुछ और भी कॉजेज़ होती हैं जो मोरूसी होती हैं, तो उसके हिसाब से आपके डॉक्टर देखेंगे कि आपके अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज तो नहीं है। जैसे आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया आयरन डेफिशिएंसी, ऐसे हमारे इलाके में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, जिंक की डेफिशिएंसी, बायोटिन की डेफिशिएंसी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके डॉक्टर आपको प्रॉपरली एग्जामिन करके ज़रूरत पड़े तो कुछ टेस्ट करवा के वो आपको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आपने बताया कि हेयर फॉल जब शुरू हो जाए, आए आपके मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हैं, तो जब कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आता है यूजुअली हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होती हैं? मतलब क्या एक पेशेंट के पास, बीइंग अ पेशेंट, मेरे पास क्या ऑप्शंस होंगी, मैं क्या क्या करा सकती हूँ? हम पेशेंट को सबसे पहले तो प्रॉपर्ली एग्जामिन करेंगे, उसके स्कैल्प को एग्जामिन करेंगे। हम हेयर पुल टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि कितने ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। इसके अलावा ज़रूरत पड़े तो कुछ केसेस में हमें स्कैल्प बायोप्सी तक भी जाना पड़ता है। उसके बाद फिर हम उसकी कंडीशन को देख कर अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ लैब्स एडवाइस करेंगे और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट प्लान उसको देंगे। और हेयर फॉल की प्रॉब्लम में यूजुअली कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, पेशेंट के पार्ट पर भी और डॉक्टर के पार्ट पर भी, कि आपको एक लंबा ट्रीटमेंट लेकर चलना होता है क्योंकि रिजल्ट आने में आपको 4 से 6 महीने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। और मैं पूछना ये चाह रही हूँ, ये जो हम PRP मेसोथेरेपी करते हैं किस पॉइंट पे, मतलब अगर मुझे PRP करानी है, मैं वैसे कराऊंगी और उसकी वजह यह है कि
एस्थेटिक क्लिनिक में काम करने का फ़ायदा ये होता है आपके ट्रीटमेंट्स फ्री होते हैं। तो एग्जैक्टली पीआरपी मुझे मैं पूछना ये चाह रही हूँ, कौन लोग पीआरपी कराएं, मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें कैसे पता चले उन्हें पीआरपी की ज़रूरत है? देखिए अब ये जो हमारी प्रोग्रेसिव एजिंग है 30s में हम आ गए, यूजुअली हम पे एक एजिंग के इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। पीआरपी एक ऐसी चीज़ है, बेसिकली वो एनरिच करती है आपकी स्किन को। उसमें हम पेशेंट का अपना ही ब्लड सैंपल ड्रॉ करके उसके अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स वाले कंपोनेंट को फिल्टर करके वही री इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स कम्प्लीटली हार्मलेस। और दूसरा है कि इसमें डेफिनेटली एलर्जी नहीं होगी क्योंकि वो पेशेंट का अपना सैंपल है, तो वो डेफिनेटली आपको बड़े अच्छे इफेक्ट्स देता है। आप अगर चाहें तो बहुत सारे पेशेंट्स जिनको कोई एलिमेंट नहीं भी है, हेयर फॉल का इशू नहीं भी है, तो भी वो वैसे अपने स्कैल्प को बूस्ट करने के लिए, स्किन की रिजुविनेशन के लिए पीआरपीज ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक जस्ट एज फॉर रेगुलर मेंटेनेंस। बिल्कुल ठीक है। और मीजोथेरेपी भी उसके साथ एक बिल्कुल पीआरपी की तरह हम समझें उसको बूस्ट करने के लिए और मज़ीद उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ और कंपोनेंट्स जो उसको मज़ीद रिच करते हैं वो हम उसमें ऐड करते हैं, तो उसको हम मीजोथेरेपी कहते हैं। दोनों में से रिजल्ट्स किसके ज़्यादा अच्छे हैं? कहीं कुछ पेशेंट्स में हम दोनों को इकट्ठे साइमल्टेनियस भी दे देते हैं, और दूसरा ये कि खाली मीज़ो यूजुअली वो भी इफेक्टिव होती है जो पेशेंट्स रिलक्टेंट हों ब्लड ड्रॉ करवाने में और पीआरपी की तरफ ना जाना चाहें, तो हम उनके लिए खाली मीज़ोथेरेपी भी कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को हम यही एडवाइस करते हैं कि आप पीआरपी अकम्पनीड विद मीज़ो लें। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। मैंने शुरू से एस्थेटिक क्लिनिक्स में काम किया। आई रिमेंबर एक क्लिनिक में जब मैं काम करती होती थी तो वहाँ मैं हर महीने अपनी बालों की और फेस की मीज़ो कराती होती थी, पीआरपी नहीं, एमई कराती होती थी। मतलब बाल उससे अच्छे रहते हैं और स्किन पे ऐसा ग्लो रहता है कि पहचाना नहीं जा रहा होता बंदा। तो वो आई गेस मेंटेनेंस के लिए और शॉर्ट टर्म, और पीआरपी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है, मेरा ये ख्याल है। ज़ाहिरा आप बेहतर बता सकती हैं, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। मीज़ोथेरेपी के अंदर क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स के वो एम्प्यूल्स आते हैं, अब उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है, और ये दूसरा है कि पेशेंट की एक्चुअली, जैसे आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि उसकी डाइट कैसी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, स्ट्रेस का कितना लेवल है, ये सारी चीज़ें रिजल्ट्स को अफेक्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है। और हेयर ट्रांसप्लांट किस पॉइंट पे कराना होता है? जब पेशेंट का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ा हो तेज़ी से, और हम सारे एफर्ट्स कर चुके हों और ये कि बड़ा स्लो रिजल्ट आ रहा हो, कुछ पेशेंट्स को बड़ा इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनकी इमीडिएटली शादी होती है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 6 से महीने या साल वेट कर सकें। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट किसी ऑथेंटिक सेंटर से ले लें। वरना ये कि हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर यूजुअली जब पेशेंट का 70% से ज़्यादा हेयर फॉल हो तो हम एडवाइस करते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाएँ। आप साथ साथ पीआरपी भी लेते हैं ताकि अपनी रीग्रोथ भी होती रहे, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है तो आप ट्रांसप्लांट की तरफ जाएँ। बिल्कुल ठीक है। एक बहुत मशहूर एक्टर मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपनी आंखें दिखाई। उनकी ना आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी, क्योंकि मैं उस वक्त बैठी हुई थी अपने एक फ्रेंड के साथ जो कि स्किन कंसल्टेंट है, तो वो बेसिकली उसके पास आए थे। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप भी बैठ जाएं इधर, तो हम दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी आंखें दिखाई और बताया मैंने फ्लांस स्प्रे, बहुत मशहूर स्प्रे है हेयर फॉल को रोकने के लिए, मुझे किसी ने बताया कि फ्लांस स्प्रे बालों के ऊपर करो 5% उसकी स्ट्रेंथ के साथ, तो उससे मुझे ये रिएक्शन हो गया। अब हर कोई, मैंने ये देखा है, पहले लोगों को इतना नहीं था पता उस स्प्रे के बारे में। मैं नाम ही ले लेती हूँ क्योंकि अवेयरनेस की हम बात करें, मिनॉक्सिडिल की बात हो रही है यहाँ पे, मिनॉक्सिडिल 5%। अब हम भी वो बस सुबह शाम लगाना ही है ना, बस लगाते जाओ, तो उसमें क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या है वो, और पैच टेस्ट कितना ज़रूरी है उस केस में, और क्या मैं खुद से सोच सकती हूँ मुझे आज से मिनॉक्सिडिल लगाना है? देखिए आयशा, पैच टेस्ट सिर्फ इसके लिए नहीं, पैच टेस्ट तो बल्कि हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि आप सेल्फ मेडिकेशंस की तरफ ना जाएं। डेफिनेटली वो एक ऐसा एजेंट है जो हेल्प आउट करता है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए, लेकिन हर पेशेंट की अपनी डिफरेंट मेडिकल हिस्ट्री है, उसकी अपनी डिफरेंट पर्सनल हिस्ट्री है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है। हर चीज़ हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती। क्या पता उसकी स्कैल्प की क्या कंडीशन थी। आप जो बता रही हैं बेसिकली उस पेशेंट को रिएक्शन जो डिवेलप हुआ था वो एंजियोएडिमा उसको डिवेलप हुआ, जिसकी आंखें, उसके होंठ ऐसे में वो सब स्वेलिंग हो जाती है, और कभी कभी कुछ केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, आपको इमरजेंसी में लैंड करना पड़ता है। तो इसलिए हम मना करते हैं कि आप सेल्फ मेडिकेशंस की तरफ ना जाएं। अब तो इतना आसान है कि आप किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। तो मिनॉक्सिडिल खुद से लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोई भी चीज़ इनफैक्ट। और पैस्टर्स के आपने बहुत अच्छा इशू हाईलाइट किया, हर दवाई को यूज़ करने से पहले सबसे पहले तो आप कंसल्टेंट से कंसल्टेशन के बाद यूज़ करें। दूसरा ये कि लाजमी उसका पैच टेस्ट परफॉर्म करें। और उसके बाद पैच टेस्ट हम कैसे करते हैं कि फॉर इंस्टेंस आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगे
लगे हैं तो आप अपने चेहरे पे उसको किसी ऐसी जो अनएक्सपोज सी जगह है कुछ देर के लिए उसको लगा के छोड़ दें 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद आपको अगर कोई रेडनेस स्टिचिंग महसूस नहीं हो रही देन यू आर गुड टू गो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नोटोरियस हैं इस चीज़ को लेकर के, उसके अंदर एलर्जी रिएक्शंस बहुत कॉमन है, तो उसके लिए तो डॉक्टर्स आपको बताते भी हैं, बल्कि खुद परफॉर्म करके वो आपको शुरू करवाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अब डॉक्टर हुमा ने अपना बता दिया, मैं थोड़ा सा गाइड करती चलूँ। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, एचपी का फेरेटिन का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्बेक्स जी का इस्तेमाल खुद से नहीं शुरू कर देना, सर्बेक्स जी भी किसी से पूछ के लेनी है, उसको दूध के साथ तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना होता, तो वो चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। और कौन सा सप्लीमेंट चाहिए, देखिए ना, सर्बेक्स जी हेयर फॉल हो रहा है तो खुद से सर्बेक्स जी नहीं शुरू कर लेनी, अपना डायग्नोसिस जो है वो ज़रूर कराएं। और मेरे पास एक टोटका होता है, मैं कहती हूँ प्याज का पानी लगाया करो। मैंने ये करके देखा था अगस्त 2020 में, इट वॉज़ रियली इफेक्टिव। तो क्या प्याज का पानी हेल्प करता है इसमें? ये इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी नानी और दादियों ने हमें बताई वो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव है। शायद आज टाइम की कमी की वजह से हम वो सब नहीं कर पाते, लेकिन अभी जैसे मैं अक्सर पेशेंट्स में चिल्टन प्योर का जो हेयर ऑयल हम यूज़ करवा रहे हैं अनियन का, तो वो बहुत इफेक्टिव है, तो वो भी एज ए रिप्लेसमेंट यूज़ किया जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है, मसला है क्या एग्जैक्टली, और अगर आयरन की कमी है तो उस पर तो हम हेयर ऑयल डेफिनेटली। और दूसरी बात अगेन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना जो कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान है वो लें, ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट्स भी मिलें। तो आज के सेशन में मैंने जो सीखा है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हेयर फॉल मेरा भी बहुत ज़्यादा, ये कराया हुआ डाई केराटॉक्स कराने से, रोज़ ब्लो ड्राई करने से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। हेयर हाइजीन मेरी बहुत अच्छी है, मुझे रोज़ शॉवर लेना ही लेना होता है। जब से केराटॉक्स कराया, रोज़ बाल ऑयली हो जाते हैं, लेकिन अपनी हेयर हाइजीन का ख्याल रखें, कोशिश करें रोज़ बाल धो लिया करें। अच्छा, वैसे एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, कहते हैं रोज़ बाल नहीं धोने चाहिए। यही मैं आपको कहने लगी थी, बाल डेली नहीं धोने चाहिए। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ एक ऐसी बात है, वो ये कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं, सेबेशियस ग्लैंड हमारे स्कैल्प में जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली होता ये कि जब हम बहुत ज़्यादा शैम्पूइंग करते हैं ना, तो वो एक फीडबैक मैकेनिज्म में चला जाता है कि एक मैसेज जाता है ब्रेन को कि जी ऑयल बहुत कम हो गया, वो सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ जाती है फिर से, तो वो एक फीडबैक में आपकी ऑयल प्रोडक्शन और बढ़ जाती है। डेली शैम्पूइंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बस शैम्पू बस। मैं तो रोज़ जब तक जाके अपने बाल, क्योंकि मेरे ऑयली हो जाते हैं, मैं क्या करूं, मेरे ऑयली हो जाते हैं, ठीक हो गया। और एक और चीज़ जो मैंने सीखी थी वो थी सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करना है हमने। यही है आज के हमारे उसका। और अपना ज़ाहिर डायग्नोसिस कराएं। अगर ये सारा कुछ करके भी हेयर फॉल नहीं रुक रहा तो मसला कोई और है, उसका डायग्नोसिस कराएं किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को। डॉक्टर हुमा, आप तो वैसे वीडियो कंसल्टेशन भी देती हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। तो वीडियो कंसल्टेशन ले लें, या वैसे किसी डर्माटोलॉजिस्ट को जाके मिल सकते हैं। डाइट का भी ख्याल रखें, अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें, बहुत सारी अपने स्ट्रेस का हम कितना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन चले ख्याल रखें उसका भी, एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपके साथ कोई और इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।